हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम थोड़ा बात करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे, बिकॉज एक रिक्वेस्ट भी थी एंड मुझे कवर भी करना था, तो अच्छा टाइमिंग थी। मुल्कराज आनंद हमारे पहले राइटर होंगे एंड धीरे धीरे करके हम लोग राइटर बाय राइटर ही चलेंगे, बिकॉज बहुत वास्ट है एंड बहुत जल्दी नहीं निपटाएंगे, बहुत डिटेल में करेंगे एक एक राइटर को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मुल्कराज आनंद जी से। आप इनकी टाइमलाइन यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो and you can also see कि he was the recipient of the civilian honor पद्म भूषण in 1967। तो इन्हें सिविलियन ऑनर, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, पद्म भूषण, इन्हें ये अवार्ड हुआ था 1967 में और इनकी टाइमलाइन है 1905 से 2004 तक। ठीक है, तो ये बेसिकली वो राइटर हैं जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी लिखते थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी लिखते थे। ठीक है, और अभी रिसेंटली तक इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। So let's begin our lecture. तो मुल्कराज आनंद जी की डिटेल में इसमें जाने से पहले, उनके बारे में डिटेल में जानने से पहले आप ये जान लो कि वो किस टाइमलाइन में बॉर्न हुए थे। तो टाइमलाइन तो हमने देख ली कि 1905 से 2004 के बीच में, बट क्या एक्चुअली सिचुएशन उस टाइम में रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1900s इंडिया में क्या सीन था। नेशनलिज्म अभी एकदम हाइट पे है। ठीक, ब्रिटेन वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन हाइट पे है और इंडिया में भी धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेशनलिस्ट मूवमेंट की हाइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हाइट और लोगों के बीच में जो एक रियलाइजेशन है, ये उन्हें फ्रीडम चाहिए, उसकी अभी हाइट चल रही थी। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट को इन्होंने प्रोग्रेस होते भी देखा है। ठीक है, 1947 को भी देखा है और 2004 जो अभी मॉडर्न एरा है, बहुत लंबे टाइमलाइन तक इन्होंने बेसिकली सोसाइटी देखी है। तो यही चीज़ इनके वर्क्स में भी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं with our first slide. So before diving into मुल्कराज आनंद, आप पहले ये जान लो कि आर के नारायण और राजा राव ये भी हमारे कोर्स में है। तो आर के नारायण, राजा राव और मुल्कराज ये तीनों कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है, ये तीनों आसपास ही लिखा करते थे और इन्हें बुलाया जाता है द फेमस ट्रायो ऑफ द 1930s। तो 1930s का इन्हें एक फेमस ट्रायो बुलाया जाता है। इनफैक्ट इनका नाम हमेशा साथ में ही लिया जाता है। आप एक को मेंशन करोगे तो आपको दूसरा याद आएगा, क्योंकि थीमेटिक जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मुल्कराज आनंद और आर के नारायण दोनों ने अपनी पहली नॉवल लिखी थी 1935 में। ठीक है, और मुल्कराज आनंद की पहली नॉवल का नाम था अनटचेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और राजा राव ने 1938 में एक्चुअली लिखी थी। ठीक है, तो तीनों को बुलाया जाता है द फेमस ट्रायो, ये याद रखना। फिर मुल्कराज इज एक्चुअली कंसिडर्ड द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री। तो यूजुअली लोग आर के नारायण से शुरू करते हैं, बट आई एम स्टार्टिंग विद मुल्कराज आनंद बिकॉज सबसे पहले तो ये तीनों में सबसे एल्डेस्ट थे एंड आई थिंक आर के नारायण वाज बोर्न इन 1906 में भी। तो ये तीनों में एल्डेस्ट थे और ये मोस्ट प्रोलिफिक थे। मोस्ट प्रोलिफिक का मतलब होता है कि प्रोलिफिक का मीनिंग वैसे तो होता है फ्रूटफुल, बट इस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया कि बहुत वैरायटी में वर्क्स लिखना। ठीक है, बहुत सारे वर्क्स लिखना। तो ही वाज एक्चुअली बोर्न इन पेशावर, कॉपर स्मिथ फैमिली में ये बिलोंग करते थे। ये एक बेसिकली पेशावर उस टाइम पे पाकिस्तान, अभी मॉडर्न पाकिस्तान में है, बट उस टाइम पे सब कुछ इंडिया ही था। तो ये पेशावर में बॉर्न हुए थे। ठीक है, पाकिस्तान वाला जो रीजन है। ठीक है, तो ये कॉपर स्मिथ फैमिली में बिलोंग करते थे एंड ही वाज नॉट वेरी पुअर, बिकॉज अभी आप देखोगे कि इनकी एक्चुअली पहचान बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें आप ये नहीं कह सकते हो कि ही वाज ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, ऐसा नहीं कह सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो ही बिलोंग टू अ कॉपर स्मिथ फैमिली। एक कॉपर स्मिथ फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी जो पहचान है वो भी बहुत दूर दूर तक जाएगी। थोड़ा सा इनके काम की वजह से भी लोग इन्हें जानेंगे और बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल वगैरह इनके दोस्त होंगे आगे जाके। ठीक है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, एक आगे ग्रुप आएगा उस टाइम के ब्रिटिश राइटर्स का, जिसमें ई.एम. फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ ऐसे राइटर्स थे। ठीक है, तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप से भी ये एसोसिएटेड थे। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ इनकी एजुकेशन हुई। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि बहुत पुअर सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे, बट इनकी जो थीम्स हैं वो एक्चुअली सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें जिन्हें लोग नीचा समझते हैं, वीक हैं, उनके ऊपर ये बात करते हैं। ठीक है, इनके वर्क्स में कूलीज का मेंशन है, इनके वर्क्स में अनटचेबल्स का मेंशन है। ठीक है, तो इनके वर्क्स में थोड़ा बहुत वुमेन एम्पांसिपेशन भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। ऑलराइट, तो आप देखो कि एजुकेशन इनकी हुई है सबसे पहले खालसा कॉलेज में अमृतसर, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स इन 1924। ओके,
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यहाँ तक भी इन्होंने पढ़ाई की है, कैम्ब्रिज में भी पढ़े हैं, यहाँ से इन्होंने एक पीएचडी की है फिलोसफी में 1929 में। और इसी पीरियड में इन्होंने ये देखो ब्लूम्सबेरी ग्रुप से एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप भी बना ली थी। ठीक है, तो अब ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि राइटर जो ये लिख रहे हैं विलेज के बारे में लिख रहे हैं, अर्बन और रूरल के कंट्रास्ट के बारे में लिख रहे हैं, उससे इनका नाता इस वजह से नहीं है कि ये उस बेसिकली उस तरह की सोसाइटी पर बचपन से रहे या एंड तक उसी में थे। इस वजह से है बिकॉज ये बहुत ही ऑब्जर्वेंट थे अपने सराउंडिंग्स को लेके। ठीक है, इन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में भी लिखा है थोड़ा बहुत, मतलब बट ये थोड़ा सा अपनी जो विलेज स्टोरीज हैं, अपनी जो इंडिया की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की स्टोरीज है उसमें ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एक कमेंट है एक्चुअली इनके ऊपर कि मतलब ही इज़ दैट राइटर जो अ, भले किसी और थीम में जाए तो उतना अच्छा ना कर पाए, बट जो विलेज की रियलिटी है, जो इंडिया की रियलिटी है, जो कास्टिज्म है, जो बेसिकली ऊंचा नीचा इंफीरियरिटी सुपरियरिटी जो इंडियन सोशल सिस्टम में है, उसके ऊपर ये बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग राइटर हैं। ओके, तो अब हम लोग वर्क्स पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने बैकग्राउंड देख लिया, हमने देख लिया उनकी एजुकेशन, वो किस बारे में लिखते हैं। अब देखो हम सीधे वर्क्स पे आएंगे। अनटचेबल वॉज हिज फर्स्ट वर्क, 1935 में ये पब्लिश हुआ था। दिस वर्क एक्चुअली डिस्क्राइब्स द डे इन द लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर बखा, बाखा या बखा आप कुछ भी कह सकते हो। ये एक स्वीपर है। अब देखो किस तरह के कैरेक्टर्स है स्वीपर। ही इज नॉट राइटिंग अबाउट नोबल्स, ही इज नॉट राइटिंग अबाउट किंग्स राइट नाउ, ही इज जस्ट राइटिंग अबाउट अ कॉमन पर्सन, नॉट इवन अ कॉमन पर्सन। जैसे आप और मैं शायद जो नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी के, हम लोग इन्हें कॉमन पीपल में इंक्लूड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के अंदर ये प्रेजुडिस होता है। ठीक, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि हम लोग में, बट एक प्रेजुडिस होता है सोसाइटी में। तो ही इज राइटिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये अनटचेबल एंड कैरेक्टर का नाम याद रखना। दिस बुक इज नोन फॉर इट्स रियलिज्म, ठीक है, नॉट लश सेंटिमेंटैलिटी। ये एक क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा मुल्क राज आनंद के ऊपर कि धीरे धीरे क्या होता है इनके वर्क्स में, थोड़ा सा कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं और अपने थीम को भूल जाते हैं। तो एम के नाइक के ने इनके ऊपर लिखा है कि इस वर्क में कोई लश सेंटिमेंटैलिटी नहीं है, एक रियलिस्टिक अकाउंट है, और इसीलिए ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसे तो आप बिल्कुल भूलना मत, कभी मत भूलना। So this work was actually written in response to the suicide of his aunt who was ostracized by her family. तो इनकी एक आंट थी जो बेसिकली she committed suicide because उनकी फैमिली ने उन्हें उन्हें बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम वुमन के साथ मील शेयर कर लिया था। ठीक है, तो ये देखो ये इस बेसिकली बैकड्रॉप में इन्होंने ये लिखा है, इस चीज़ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके लिखा है। ठीक है, तो अनटचेबल की आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी पता हो गई। देन उनके क्रॉनिकल्स आते हैं, बेसिकली ये भी नॉवेल्स हैं बट क्रॉनिकल्स इन द सेंस की, तो क्रॉनिकल्स का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली ये दोनों भी नॉवल ही हैं, बट क्रॉनिकल से मतलब ये है कि सोशल कमेंट्री सबसे पहले तो ये कर रहे हैं इसमें, और जो ब्रिटिश एरा कॉलोनियल एरा भी चल रहा है ये याद रखना। ये सब प्री इंडिपेंडेंस वर्क्स हैं। ये भी डिमार्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछता है कि कौन से राइटर ने प्री इंडिपेंडेंस में ये वाला वर्क लिखा था और कौन से राइटर ने पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिखा था, तो बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने डिमार्केशन बनाया हुआ है। ठीक, तो अनटचेबल प्री इंडिपेंडेंस है, कूली और टू लीव्स एंड बर्ड प्री इंडिपेंडेंस है। कूली और टू लीव्स एंड बर्ड को बेसिकली क्रॉनिकल्स बोला जाता है बिकॉज सबसे पहले ये एक सोशल कमेंट्री है, बहुत ही क्रिटिकल सोशल कमेंट्री है, और सेकेंड ऑफ ऑल ये सोशियो इकोनॉमिक जो ब्रिटिश एरा के टाइम में सिचुएशन थी उसको बेसिकली बखूबी इसने डिपिक्ट किया है, तो इस वजह से इन्हें क्रॉनिकल्स भी बुलाया जाता है, बट नॉवेल्स हैं दोनों। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्रॉनिकल्स बुलाने के, बट आप मेनली नॉवल ही याद रखो। तो 1936 में कूली आया, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 आया। मान लो अगर क्रॉनिकल पूछ लिया तो आप बता पाओगे कि हाँ ये वाला था। ठीक, तो ये वर्क्स डेट्स याद रखो, सब कुछ क्रोनोलॉजी में ही है बट ध्यान रखना। ठीक है, नोट्स में बनाते रहना। आनंद वन इज रेपिटेशन। अब देखो ये वाला थोड़ा अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से अभी टच छूट जाएगा वरना। तो जो कुली और टू लीव्स एंड अ बर्ड है, इन दीज ही टचेस इवन मोर थीम्स सच एज रूरल एंड अर्बन कॉन्ट्रास्ट। देखो अनटचेबल में तो अनटचेबिलिटी की बात हो रही थी, सोशल सिस्टम पे बात हो रही थी, यहाँ पे इन्होंने रेस भी ले आया, यहाँ पे इन्होंने रूरल और अर्बन का कंट्रास्ट भी ले आया। कुली में बेसिकली जो कैरेक्टर है वो एक ऑर्फन है। ठीक है, मुन्नू मुन्नू नाम है जिसका, नाम याद रखना, एकदम याद रखना। फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम कांगड़ा हिल्स, कांगड़ा हिल्स में एक विलेज है जहाँ से ये कैरेक्टर मुन्नू बिलोंग करता है और ये एक ऑर्फन है।
ही एक्चुअली सेट्स आउट इन लाइवलीहुड सर्च, मतलब वो जॉब और काम के लिए जाता है और वो उसकी जो लाइफ है कुली की तरह वो डिपिक्ट की जाती है इस नॉवल में। इसमें इंडस्ट्रियलिज्म के ऊपर एक कमेंट है ये, मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है कि जो खेती थी, जो इंडिया की एक्चुअल फाउंडेशन थी लाइवलीहुड की, वो इतनी वो उसमें कुछ बचा नहीं है। बेसिकली लोग अपने घर छोड़ के धीरे धीरे सेटल हो जा रहे थे बाहर अर्बन सिटीज में। आज भी यही होता है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं बट हम शहरों में आए हैं टू सर्च फॉर वर्क, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलिज्म के ऊपर कमेंट है, उसके नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर कमेंट है, और इट हैज कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस। इसी वजह से इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो कूली और इनके बारे में हमने बात कर ली, ये कूली वाली वर्क की बात थी, ठीक है, ये सारे। अब हम लोग टू लीव्स एंड अ बर्ड में आते हैं, जिसमें बेसिकली एक असम की टी प्लांटेशन मेंशन्ड है। ऑलराइट, तो असम में एक टी प्लांटेशन है जिसके बारे में स्टोरी बताई गई है कि उसमें एक गंगू नाम का कैरेक्टर है और हु इज़ अ पुअर पंजाबी पेजेंट। तो पंजाबी जो बेसिकली पंजाबी और हिंदी इनके वर्क्स में दो लैंग्वेज हैं, जो इनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ इन्होंने की हैं, ठीक है, जो नेटिव डायलेक्ट्स हैं, जो नेटिव प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं वगैरह, अभी आगे आएगा। तो टू लीव्स एंड अ बर्ड बेसिकली एक नॉवल है जिसमें गंगू नाम का कैरेक्टर है जो पुअर पंजाबी पेजेंट है, ठीक है, किसान है, और ही इज ल्योर्ड टू दिस बिजनेस। वो टी प्लांटेशन के झांसे में आ जाता है। बेसिकली उसे लगता है, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दोबारा से कमेंट है, कैपिटलिज्म का कमेंट है कि वो एक पेजेंट था बट धीरे धीरे उसे ये लगा कि जो कैपिटलिस्ट प्रोमिसेस है, मतलब जो उसे लगा कि बड़े शहर में जाऊंगा, जॉब ढूंढूंगा तो मेरे सपने अच्छे होंगे, बट उसे ये नहीं रियलाइजेशन था कि जो उसे यूज किया जा रहा है बाय ब्रिटिशर्स जस्ट टू वर्क एज लाइक इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। उसे उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, बहुत बुरी कंडीशन में काम करवाया जाता है, और वो अल्टीमेटली स्टार्व कर जाता है, भूखमरी से मर जाता, भूखमरी से मरता नहीं है, भूखमरी से सफ़र करता है, और बाद में एक ब्रिटिश ऑफिसर उसे शूट कर देता है, ठीक है। तो देखो कितनी, मतलब किस तरह की रियलिटी मुल्क राज आनंद ने डिपिक्ट की है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि किसी गांव का एक पुअर पंजाबी पेजेंट है जो इस तरह की झांसे में आया और उसकी लाइफ की कोई अहमियत नहीं थी, किसी कोने में ऐसा हुआ और किसी को पता नहीं चला, ठीक है। तो इस तरह के वर्क्स लिखते हैं मुल्क राज आनंद। तो 3 वर्क्स हमने डिस्कस कर लिए है ना। पहले हमने अनटचेबल देख लिया, हमने कूली भी देख लिया, टू लीव्स एंड अ बड देख लिया। अनटचेबल में कैरेक्टर बखा है, कूली में आपका कैरेक्टर कौन है, कौन है, मुन्नू है, मुन्नू है, और टू लीव्स एंड अ बड में हमारा कैरेक्टर है गंगू, ठीक है। तो हमने तीनों कैरेक्टर्स देख लिए, और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क पे। तो देखो ये इम्पोर्टेंट वर्क है, रादर एक ट्रिलॉजी है। बेसिकली ये जो 3 वर्क्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कनेक्टेड है, एक में उसकी कुछ स्टोरी दिखाई जा रही है, एक में कुछ और स्टोरी उसी कैरेक्टर की, और एक में कुछ और स्टोरी। इस वर्क को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत ही अजीब सी एंडिंग के लिए, बट हम देखते हैं क्या है। तो इसको ट्रिलॉजी माना जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से 3 वर्क्स हैं मुल्क राज आनंद के जो ट्रिलॉजी में लिखे गए हैं। ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुमसे क्रोनोलॉजी का इधर उधर करके पूछ ले। तो द विलेज एक ऐसा वर्क है जो टिपिकल पंजाब, देखो पंजाबी विलेज, ये जो बैकड्रॉप है ये याद रखना कि किस तरह के बैकड्रॉप में ये लिख रहे हैं। विलेज की कहानियां ही अभी हैं, 4-5 वर्क पढ़ चुके हैं हम लोग, इतने वर्क्स में अभी तक ये विलेज की ही कहानियां बता रहे हैं, ठीक है। तो रूरल उससे बहुत कनेक्टेड है मुल्क राज आनंद। तो टिपिकल पंजाबी गांव है जो अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब वही 1900s में बिलोंग कर रहा है, और लाल सिंह इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है। ही हैज़ बीन इन वन वे ऑस्ट्रोसाइज्ड। बेसिकली ये ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी ही सोसाइटी के कस्टम से और रिस्ट्रिक्शन से बहुत तंग आ जाता है और वो चला जाता है, उस गांव से भाग जाता है, ठीक है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना कि ही लेफ्ट द विलेज टू एस्केप इट्स रूल्स एंड कन्फाइनिंग कस्टम्स। तो इसको क्या लगता है, इसके इसके आंखों में भी एक होप है, ठीक है। यहाँ पे एक थीम होप भी आती है कि ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं होप कर रहे थे एक बेटर लाइफ के। कुली में भी यही हो रहा है, टू लीव्स इन अ बड में भी यही हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी यही हो रहा है कि दे आर होपिंग फॉर अ बेटर लाइफ, जो उस टाइम की एक सोसाइटी को दिखाता है कि देवर मेनी फॉल्स प्रोमिसेस, बट नहीं हो पाता था, ये होप रियलाइज कभी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, देखो सबसे पहले ब्लैक वाटर्स, अब ये सेकंड वाला वर्क है, ठीक। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1941 वर्क में अभी तक हमने देखा। विलेज 1939 में इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, इसके अर्ली लाइफ के बारे में बताएंगे। फिर ब्लैक वाटर्स में क्या होता है कि ये जब भाग जाता है, फिर सेकेंड नॉवल में ये आर्मी को ज्वाइन करता हुआ दिखाया गया है।
ठीक है, सेकेंड नॉवल में ये आर्मी को ज्वाइन करता है और फ्लैंडर्स जगह है, ये वर्ल्ड वॉर वन में वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें इस नॉवल को एक्चुअली वन मेजर वॉर नॉवल बुलाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले नॉवल को वन मेजर वॉर नॉवल बुलाया गया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन सी वॉर नॉवल है। और कहा जाता है कि मतलब अगर पूछा जाता है कि इंडियन लिटरेचर में बहुत फेमस वॉर नॉवल बताओ, तो हो सकता है ये भी एक ऑप्शन हो। तो जो लास्ट वर्क है, अब इसमें जो लास्ट वर्क हमारा कौन सा था, ये था ना द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो ये एक सैड एंटी क्लाइमैक्स नॉवल नॉवल है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक आप सोच सकते हो कि किसी तरह का रेजोल्यूशन होगा, कोई हैप्पी एंडिंग होगी, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लाल सिंह आता है घर, ठीक है, वॉर से लड़के आता है और जर्मन प्रिजन से बेसिकली ये आता है, इसे प्रिजन में बंद रखा गया था, एंड देन गेट्स मिक्स्ड विद द कम्युनिस्ट एंड एंड्स अप अगेन इन जेल। ठीक है, तो ये घर आता है, जर्मन प्रिजन से आ जाता है, एंड देन ही गेट्स मिक्स्ड विद कम्युनिस्ट, इंडिया में कम्युनिस्ट से मिक्स हो गया था और अगेन ये जेल में चला गया था। तो आप देख सकते हो, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर का हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, इस वजह से इस वर्क को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उनके लास्ट वर्क बिफोर इंडिपेंडेंस पे, द बिग हार्ट। दिस वाज पब्लिश इन 1945, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू आएगा। ठीक है, दो आर के नारायण के वर्क्स हैं और दो मेरे ख्याल से मुल्क राज आनंद के वर्क्स हैं, और पूछ लिया है कि कौन से वर्क इंडिपेंडेंस के पहले लिखे गए थे या बाद में। अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन है, तो तुम्हारा ये बिग छोटी छोटी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो 1945 ये बड़े आराम से याद हो जाएगा, द बिग हार्ट। ठीक, लास्ट वर्क बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस वाज द लास्ट वर्क बिफोर इंडिपेंडेंस। इस नॉवल में अनंत कैरेक्टर है जो कॉपरस्मिथ, अब देखो ये खुद भी कॉपरस्मिथ फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसमें भी अनंत एक कैरेक्टर है जो कॉपरस्मिथ है, और ही इज कॉल्ड बिग हार्ट ड्यू टू हिज जनरोसिटी। तो जो इसकी देने की भावना थी, जनरोसिटी थी, इस वजह से इसे बिग हार्ट बुलाया जाता था। ठीक है, यही टाइटल का सिंबल है। ओके, एंड ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कैपिटलिज्म में बहुत बिलीव करता था। अब देखो, यहीं से आनंद ने चेंज किया है अपना। ठीक है, ये अब ऐसा कैरेक्टर दिखा रहे, बट इनका क्रिटिक कैपिटलिज्म पे ही आएगा। ये तो इन्होंने ऐसा कैरेक्टर दिखाया जो मशीन्स और मॉडर्निटी में बिलीव करता है, उसे उसे बेसिकली प्रमोट करता है, बट इसका जो बिलीफ है वो सिस्टम में शैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है इस नॉवल में, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जहाँ इसको भी बेसिकली रियलाइज होता है कि दिस सोसाइटी इज नॉट मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। ठीक है, he actually dies due to his blind belief in the system। और ये पूरी की पूरी नॉवल एक सिंगल डे में टेक प्लेस होती है, मतलब एक सिंगल डे की पूरी स्टोरी है। अनटचेबल में भी यही था और इसमें भी यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आनंद हिमसेल्फ बिलोंग टू सच अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब वो ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करते थे जहाँ पे लोग बिलीव करते थे कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत। मैं बोल रही थी ना कि पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर सोसाइटी से नहीं बिलोंग करते थे। तो उन्होंने सब तरह के कैरेक्टर्स देखे होंगे जो कैपिटलिज्म और ब्रिटिश कॉलोनियल जो टाइम था उसको अच्छा भी मानते होंगे और बुरा भी मानते होंगे। तो उन्होंने अपने उससे लिखा है कि उनको क्या सही लग रहा है, क्या गलत। अब देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के वर्क शुरू हो जाते हैं। तो हुआ ये था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जब ये इंडिया में थे, तो इनको बहुत ही ग्रेव एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक पर्सनल इनके साथ एक इवेंट हो गया था जो इनके ऊपर बहुत बुरा छाप छोड़ गया था। तो इनका स्टाइल जो है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। इनके वर्क्स में अब बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो अभी हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डिटेल है। पहला, इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने डिसाइड किया था इसी कहीं टाइम पीरियड में कि मैं एक 7 पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखूंगा। एक ऐसा नॉवल लिखूंगा, एक ऐसा वर्क लिखूंगा जिसके 7 वॉल्यूम्स होंगे, और मैं आई विल राइट 7 सच नॉवेल्स एंड वर्क्स। बट हुआ ये कि खाली ये 4 पब्लिश कर पाए। लास्ट जो थी वो 1980s में थी, और 7 समर्स बेसिकली फर्स्ट वर्क थी। इसी जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल सॉर्ट ऑफ वर्क था, उसका फर्स्ट पार्ट 7 समर्स था जो इन्होंने 1951 में पब्लिश करवाया था। दिस वॉज एक्चुअली फिक्शनल अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। ठीक है, द अबव, ये इनके बचपन की एक छोटा सा फिक्शनल अकाउंट था। द अबव वॉज फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ हिज अपकमिंग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया। इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं कृष्ण चंदेर। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारे नॉवेल्स में इन्हें मेनली मुल्कराज आनंद का माउथ पीस माना गया। मतलब ये बेसिकली मुल्कराज आनंद के खुद एक तरह के रिप्रेजेंटेशन है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो इस कैरेक्टर के माउथ पीस, मतलब इसके थ्रू कह रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण चंदेर इंपॉर्टेंट है, नाम नाम याद रखना।
फिर आता है अनदर वर्क ऑफ पर्सनल कैथारसिस। अब देखो ये ऐसे वर्क्स उस टाइम पे लिख रहे हैं जिसमें पर्सनल जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके साथ ट्रेजेडीज हुई हैं, जो उनके साथ जो भी घटित हुआ होगा, उसके बेसिकली इमोशनल बियरिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिर 1953 में लिखी है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। इसी को मैं बोल रही थी कि राजा महाराजा के ऊपर लिखी गई है, बट इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये नॉवल रही है बिकॉज इनके नायक जी ने भी इस पे कमेंट किया है, दिस वाज जस्ट मेयरली अ पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ न्यूरोटिक महाराजा। मतलब आनंद ने जो कैरेक्टर्स अभी तक दिखाए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इस नॉवल में फ्लॉ विजिबल है। मतलब ये सिर्फ स्टीरियोटाइप्स के ऊपर इन्होंने एक कैरेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें तुम्हारे कुछ इवेंट्स मेंशन्ड है, जैसे कि हंटिंग कोई कर रहा है, कोई जगलिंग कर रहा है, जो एग ईटिंग कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कॉन्टेस्ट है। और जो बेसिकली इस प्रिंस के एक प्रिंस का डाउनफॉल कैसे हो रहा है इस नॉवल में ये दिखाया जा रहा है, उसके एक्सेसेस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के नॉवल में इवेंट्स मेंशन्ड है, और इस वजह से इस नॉवल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है। इसको बोला गया है कि आपका फ्लॉ विजिबल है दैट मुल्कराज आनंद हैज अ बेटर ग्रास्प एट द विलेज रियलिटीज। तो उन्हें विलेज रियलिटीज की ज़्यादा अच्छी ग्रास्प है, और जब वो इस बेसिकली थीम से थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा लोगों को वर्क नहीं पसंद आ रहा है। बट नंदरलेस द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इनका एक वर्क है 1953 में जो पब्लिश हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क्स यहाँ से शुरू हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, सेवन समर्स वगैरह। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो इसमें इस कैरेक्टर को नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और आनंद को खुद भी नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तो ये थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल है ही ये भी नॉवल, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा एलिमेंट दिखेंगे आपको। फिर अब देखो इस पीरियड को शॉर्ट एक्सपेरिमेंटल ब्रेक की तरह लोग कंसिडर करते हैं कि इन्होंने एक थोड़ा सा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद ये दोबारा से अपने ओल्ड थीमेटिक कंसर्न्स पे उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि शायद उनको इस चीज़ में ज़्यादा बेटर ग्रास्प है। तो 1960 में फिर उन्होंने वर्क लिखा था ओल्ड वुमन एंड द काउ। इसमें कैरेक्टर है गौरी, एक सिंपल पेजेंट गर्ल है। देखो फिर से पेजेंट वाला चीज़ आ रही है, ठीक है, एक सिंपल फार्मर, ये फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। शी इज़ फॉरसेकन बाय हस्बैंड एंड फैमिली, मतलब इसके हस्बैंड और फैमिली, इसका पति और इसका परिवार इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं, और इसकी माँ खुद ही इसे एक रिच मर्चेंट को बेच देती है, ठीक है। अब देखो किस तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अमेजिंग थीम्स ये रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने वर्क्स में, ठीक है। गौरी एस्केप कर जाती है और इंडिपेंडेंट बन जाती है, और अब गौरी जो पहले काऊ रिप्रेजेंट कर रही थी, अब वो टाइग्रेस रिप्रेजेंट करती है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये गौरी की कहानी है, ठीक है, द ओल्ड वुमन एंड द काऊ में। एंड इन दिस नॉवल डॉक्टर महेंद्र हैं जो बेसिकली आनंद के माउथ पीस हैं। इस नॉवल में डॉक्टर महेंद्र एक तरह के बेसिकली गौरी के बेनिफैक्टर हैं, जो महेंद्र डॉक्टर महेंद्र के नाम से हैं, और आनंद अपनी बातें इनके थ्रू कहलवा रहे हैं, ठीक। In this novel, we see the theme of rural women's struggle against patriarchal norm, ठीक। और दिस नॉवल वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, मतलब पेट्रियार्की के पितृसत्ता के अगेंस्ट ये नॉवल है, और इस नॉवल में बेसिकली वुमेन की जर्नी दिखाई गई है, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉवल अपने टाइम से बहुत आगे लिखी गई थी, बहुत अमेजिंग नॉवल है, ठीक। द रोड कम्स एज अ नेक्स्ट नॉवल 1963 में फिर द रोड पब्लिश होती है। इस वाले में इट डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस एज इट जस्ट यूजेस ओल्ड अनटचेबल थीम, मतलब अनटचेबल में जो अनटचेबिलिटी की थीम थी उसी को बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा रिवाइज करके इसमें लिख दी गई है, ठीक है। बट नाम याद रखना, द रोड है 1963। देन कम्स डेथ ऑफ अ हीरो 1964, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मकबूल शेरवानी जी हैं, ये इंडियन आर्मी के बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं। इन्होंने बेसिकली कुछ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह रोका था, जब कश्मीर का एक्सेशन हो रहा था इंडिया में, तब इन्होंने कुछ इन्फिल्ट्रेशन रोका था कश्मीर में, तब इंडियन आर्मी वहाँ पे जा पाई थी इन्हीं की वजह से, मतलब इन्होंने वहाँ पे बॉर्डर में संभाला रहा चीज़ें, तो इंडियन आर्मी अच्छे से पहुँच पाई और चीज़ें सही से हो पाई थी। इस वजह से इंडियन आर्मी के मकबूल शेरवानी बहुत हीरो माने जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, आई थिंक मैं यही मेनली थीम, तो मतलब मेन चीज़ यही हुई थी। तो इन्हीं के ऊपर बेसिकली 1964 में डेथ ऑफ हीरो लिखा गया है। फिर आती है 1970, अब देखो फिर से आनंद ने दोबारा से अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स वाली जो इनका डिसीजन था, ये इन्होंने रीस्टार्ट किया। तो मॉर्निंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1970 में आता है, ठीक। 1972 में इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेवन समर्स पहले आया, फिर मॉर्निंग फेस आया सेकंड पार्ट, ये इनके बायोग्राफिकल वर्क्स के सीरीज का, ठीक है। तो इसे 1972 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इस वाले वर्क को, मॉर्निंग फेस को। और 1976 में फिर आया कन्फेशन ऑफ अ लवर, ठीक है, ये थर्ड है। 1976 में फिर आया कन्फेशन ऑफ अ लवर, ठीक है, ये थर्ड है। 1977 में फिर आया द रोड, 1978 में फिर आया द रोड, 1979 में फिर आया द रोड, 1980 में फिर आया द रोड, 1981 में फिर आया द रोड, 1982 में फिर आया द रोड, 1985 में फिर आया द रोड, 1986 में फिर आया द रोड, 1987 में फिर आया द रोड, 1988 में फिर आया द रोड, 1989 में फिर आया द रोड, 1990 में फिर आया द रोड, 1991 में फिर आया द रोड, 2000 में फिर आया द रोड, 2002 में फिर आया द रोड, 2003 में फिर आया द रोड, 2004 में फिर आया द रोड, 2005 में फिर आया द रोड, 2006 में फिर आया द रोड, 2007 में फिर आया द रोड, 2008 में फिर आया द रोड, 2009 में फिर आया द रोड, 2010 में फिर आया द रोड
कन्फेशन ऑफ अ लवर थर्ड पार्ट है आपके इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क की सीरीज का। थर्ड पार्ट कन्फेशन ऑफ अ लवर है 1976 में जो आया। अब ये सारे पार्ट, दीज आर पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ 7 वॉल्यूम्स। ठीक है, तो 7 वॉल्यूम की जो ऑटोबायोग्राफी, अब कुछ वर्क्स, कुछ चीजें इसमें इन्होंने फिक्शनल डाली होंगी, बढ़ा चढ़ा के डाली होंगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए इनके ऑटोबायोग्राफी के। सेवन समर्स 1951 में आया था, 1971 1970 में आया था मॉर्निंग फेस, और कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था किसे? मॉर्निंग फेस को। ओके। फिर आता है स्कूल एंड एडोलेसेंस एंड ग्रोथ ऑफ कृष्ण चंदेर्स माइंड। तो मॉर्निंग फेज में बेसिकली क्या हो रहा है? स्कूल और एडोलेसेंस एंड ग्रोथ ऑफ कृष्ण चंदेर्स माइंड। ठीक है, तो जो 7 समर्स में बेसिकली चाइल्डहुड के बारे में बता रहे थे। ठीक है, कृष्ण चंदेर की चाइल्डहुड, बेसिकली ये आनंद का ही चाइल्डहुड है जिसके बारे में 7 समर्स में बताया गया है। ठीक, अब मॉर्निंग फेज में क्या हो रहा है? इनके स्कूल और एडोलेसेंट लाइफ के बारे में, जब ये थोड़ा थोड़ा इनकी ग्रोथ हो रही है, उस नॉवल में मॉर्निंग फेज में इस फेज ऑफ हिज लाइफ के बारे में बताया। तो छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर दिया इन्होंने नॉवेल्स को भी। बचपन के बारे में 7 समर्स में, एडोलेसेंट में इसमें। और कन्फेशन वाली जो वर्क है, कन्फेशन ऑफ अ लवर, ये को कॉलेज में जा रहे हैं, नाम से ही पता चल जाता है। इसमें इनका लव अफेयर दिखाया गया है यास्मिन के साथ। ये पोएट्री, जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स जैसे बेसिकली सब्जेक्ट से इंगेज होते हैं। इन चीज़ों से भी ये थोड़ा सा अवगत होते हैं। और इस नॉवल के एंड में ये इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, इसमें देखो वो भी इंग्लैंड गए थे, हमारे राइटर भी इंग्लैंड गए थे। ठीक, स्कूल एंड एडोलेसेंस एंड ग्रोथ ऑफ कृष्ण चंदेर्स माइंड। अब देखो यहाँ तक हमारा जो इम्पोर्टेंट वो है वर्क से खत्म हो चुके हैं, बट थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, अ, और थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। ये मॉर्निंग फेस आपका कब लिखा गया था? देखो 1970 में। बट एंड में क्या होता है, इसी जो ऑटोबायोग्राफिकल जो सीरीज हैं उनका इनका फर्स्ट लास्ट पार्ट आता है। ठीक है, अभी तक 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, बट 1984 में द बबल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये लास्ट वर्क था इनके ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज का, जो 7 पार्ट्स लिखना चाह रहे थे बट इन्होंने लिख पाए ओनली 4। ठीक, तो द बबल लास्ट पार्ट था, 1984 में इन्होंने लिखा था। आनंद ने एक लिटरेरी मैगजीन भी फाइंड की थी जिसका नाम है मार्ग। ठीक, और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना मार्ग वाला पॉइंट, कि कौन सा लिटरेरी मैगजीन उन्होंने रिलीज की थी। सेवन एजेस ऑफ मैन वॉज अ चोजन टाइटल फॉर ए 7 पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो जो इनकी नॉवल थी उसके 7 पार्ट को ये बेसिकली इस पूरे के पूरे टाइटल, पूरे पूरे नॉवल को 7 पार्ट्स के सहित ये बोलाना चाहते थे 7 एजेस ऑफ मैन, बट बदकिस्मती से खाली 4 लिख पाए थे। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जब इंडिया मुक्त हुआ था उसके पहले वाले एरा में एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनी थी। ठीक है, तो उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। और इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है 1953 में। और अभी आप देखोगे कि इनको वो भी पद्म भूषण भी, मैंने बताया था कि वो भी मिला था इन्हें। और इन्होंने क्या साहित्य अकेडमी भी जीता था, है ना, 1972 में। तो 3 अवार्ड तो ऐसे ही हो गए हमारे। ठीक है, तो ये तीनों अवार्ड्स याद रखना। ठीक, एंड देन ही ऑल्सो रोट मैनी लेटर्स। लेटर्स भी इनके वर्क्स में आते हैं, लेटर्स ऑन इंडिया। एंड इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखी है, ए डे इन द लाइफ ऑफ माया ऑफ मोहिंजो दारो। ठीक, इन्होंने आर्ट पे भी बुक लिखी है, आर्ट, टूरिज्म, द स्प्लेंडर्स ऑफ हिमाचल हेरिटेज। तो हिमाचल प्रदेश के हेरिटेज के बारे में इन्होंने लिखा लिखा है। क्रिटिकल वर्क भी इन्होंने एक लिखा है, मार्क्स एंड एंजल्स ऑन इंडिया। ठीक है, कम्युनिज्म से रिलेटेड है। देखो इसके कैरेक्टर ने भी कम्युनिस्ट के साथ मेल जोल की थी। कौन सा कैरेक्टर था? लाल सिंह। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि थोड़ा रिलेटेबल है। तो मार्क्स एंड एंजल्स ऑन इंडिया ये इनके बेसिकली क्रिटिकल वर्क्स में माना जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आनंद। ओके, हाँ, इससे पहले ये हमें थोड़ा सा देखना है, ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे छोड़ी थी। आनंद एक्चुअली वन हिज रेपुटेशन एज इंडियाज। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने एंड में लिखे हैं, सो दैट ये आपको एंड तक याद रहेंगे। ठीक है, आनंद वन हिज रेपुटेशन एज इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें इंडिया का चार्ल्स डिकेंस माना जाता है। ठीक है, दो आप मतलब ये भी कह सकते हो कि चार्ल्स डिकेंस वहाँ का ये मुल्क राजानंद था। बट यहाँ पे इन्हें बुलाया जाता है ऐसा। ठीक है, इंडिया चार्ल्स डिकेंस वॉज वाया हिज फर्स्ट वर्क इटसेल्फ। तो इनके पहले वर्क ने बेसिकली बहुत ज़्यादा बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन पा ली थी। इस वजह से इन्हें इंडिया का चार्ल्स डिकेंस बुलाया जाता है। क्योंकि चार्ल्स डिकेंस भी
बेसिकली इम्पोवरिश्ड सेक्शन पे, पुअर सेक्शन पे, मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये सब भी उनकी थीम्स थी। ठीक है। तो इस नॉवल का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्चुअली ई.एम. फॉस्टर ने लिखा है। ठीक है, वो एक ब्रिटिश वो थे, राइटर थे, बहुत फेमस राइटर हैं और ये ब्लूम्सबरी ग्रुप में भी बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस नॉवल का बेसिकली इंट्रोडक्शन ई.एम. फॉस्टर ने ही लिखा है। देन जो ई.एम. फॉस्टर से बेसिकली आनंद की मुलाकात कब हुई थी, वो टी.एस. एलियट की एक मैगजीन है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन पे काम करते करते ही जब ये लोग काम कर रहे थे तब इन दोनों की दोस्ती हुई थी एंड देन ओनली दे गॉट एक्चुअली टुगेदर टू वर्क। सो आप देख सकते हो ये आनंद की जो पहुंच है वो बहुत हाई, यू नो, जो लिटरेरी सोसाइटी है उसमें बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, तो आनंद इसी वजह से बेसिकली अपने काम की वजह से तो मशहूर थे ही, और उनकी जो एजुकेशन है वो भी उन्हें बहुत हेल्प की थी। ठीक है, सोसाइटी में अपना स्टैंड बनाने में। तो ये वाला पॉइंट तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, हमने देखो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ा, एजुकेशन के बारे में, देन इनके वर्क्स के बारे में। ये वाली स्लाइड हमने कंप्लीट की है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस एंड ई.एम. फॉस्टर वाली। फिर हमने सारे कैरेक्टर्स देखे, गंगा, मुन्नू, ये सारे, आनंद, ये सारे कैरेक्टर्स देखे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क्स देखे। एंड अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आनंद पे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारी जो स्लाइड है आती है, और हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आनंद में बेसिकली ये होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आनंद इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, राइट। तो सबसे पहले आनंद इज दैट वन राइटर जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वास्ट रेंज ऑफ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। इनके कैरेक्टर्स देखो, पेजेंट से लेके विलेज सोसाइटी से लेके तुम्हारे प्रिंस तक भी जा रहे हैं। मतलब ये एक, शी ही इज पोर्ट्रेइंग अ फीमेल कैरेक्टर एज वेल, ही इज पोर्ट्रेइंग अ पेजेंट, he is portraying a plantation worker, he is portraying an untouchable, and these are the characters that he is portraying, okay। तो इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि वो राजा महाराजा या नोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल कॉमन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। बट उसी कॉमन सोसाइटी में वो बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से इनकी कैरेक्टर्स लिविंग कैरेक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो रियलिज्म है वो रूथलेस रियलिज्म है। एम के नायक जी का ये कमेंट है इनके ऊपर कि रियलिस्टिक रियलिज्म है, रूथलेस है, जो बेसिकली आपको स्वीट एक रोजी इमेज नहीं दिखाता है इंडियन सोसाइटी की। जैसी इंडियन सोसाइटी है वैसी ही दिखाता है। सोशल रॉन्ग्स का मेंशन है, ह्यूमनिज्म का एलिमेंट है, बेसिकली ह्यूमन इंडिविजुअलिटी पे और जो एक इंडिविजुअल डिग्निटी होती है उसका भी बहुत ज़्यादा मेंशन, ठीक है, मेंशन है। तो इंडिविजुअल को सेंटर में रखकर ही इंडिविजुअल के अराउंड वो नॉवेल सेंटर कर रही है। ऐसा नहीं कि अनटचेबिलिटी एक सोशल रॉन्ग है तो वो एक तरह की सोशल कमेंट्री है। आप एक कैरेक्टर ले रहे हैं और उस कैरेक्टर के ऊपर ही इज एक्चुअली बिल्डिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो ही यूजेस हिज नेटिव लैंग्वेज। तो बेसिकली पंजाबी और हिंदी इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो इन लैंग्वेजेस से वर्ड्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स ही इज एक्चुअली यूजिंग एंड यूजिंग इट in his novels in English. So that adds an element of vernacular, vernacular and colloquial in his novels. ठीक है, तो वर्नाकुलर एलिमेंट आ जाता है थोड़ा सा इनके वर्क्स में और कोलोकियलिज्म आ जाता है इनके वर्क्स में। ठीक है, देन हमने ये बात कर ही ली है कि मार्ग वगैरह क्या था इनके वर्क्स के बारे में। देन क्रिटिसिज्म, ओके। तो देखो आनंद को क्रिटिसाइज क्यों किया गया है। आनंद को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया है बिकॉज ही समटाइम्स हैज दिस टेंडेंसी टू लूज हिमसेल्फ इनटू सेंटिमेंटालिटी। मैंने अभी ये कहा ना कि जो सेंटिमेंटल क्या नाम है, जो थीम है वो इनके वर्क्स में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब वो एक रियलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है दैट ही शुड रिमूव इमोशंस फ्रॉम हिज पोर्ट्रेयल एंड शुड ओनली डिस्क्राइब रियलिटी एज इट इज़, ताकि उस वर्क की ऑथेंटिसिटी बाहर आ पाए। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होके नहीं करना चाहिए, ये क्रिटिक्स का कहना है। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कई जगह किया है जिसकी वजह से उनकी जो वर्क की पावर थी वो कम हो गई है। ठीक है, बट ऐसा ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल कमेंट है जो मैं बेसिकली बता रही हूँ। दिस इज़ नॉट माय ओपिनियन, दिस इज़ जस्ट द ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो उनको ये भी कहा जाता है ही हैज़ अ वीकनेस फॉर एक्सेसिव ही हैज़ अ वीकनेस फॉर एक्सेसिव टीचिंग, ओके। तो वही मतलब है कि कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा डायडैक्टिक हो रहे हैं, कहीं कहीं कोई चीज़ बहुत सटल मैनर में अगर कोई राइटर हिंट, ही कैन हिंट इन अ वेरी सटल मैनर, ही इज़ एक्चुअली
टेलिंग दैट इन अ वेरी स्टार्क मैनर। तो वो बहुत क्लैरिटी से जब कोई चीज़ें बहुत डायडैक्टिक लेवल में प्रीच करने लगते हैं या टीच करने लगते हैं या बताने लगते हैं सामने से रीडर को, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रीडर के लिए उस वर्क में ऑथेंटिसिटी ढूँढना और एक फ्लो ढूँढना। तो कई कई बार इनकी राइटिंग फुटलूज़ राइटिंग भी इनकी राइटिंग को कहा जाता है, अनइवन वर्क कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अनइवन कई-कई बार हो जाता है। बट दीज़ आर ऑल वेरी सब्जेक्टिव कमेंट्स, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन से कि ऐसा है ही। तो दिस you can read his work and then you can form your own opinion, okay? तो still his literary canon इसके बाद भी उनकी जो literary canon है, उनकी जो literary works हैं वो progressive हैं, cutting है, cutting का मतलब realistic है, और they are constructed in and around the Indian soil and Indian fervor। तो Indian society के ऊपर एक stark commentary रखते हैं और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा needed भी था। तो ये सब पढ़ने के बाद हमने सब कुछ पढ़ लिया है अभी। अब हम लोग थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो पीवाईक्यू में क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पीवाईक्यू जिसमें आर के नारायण और आनंद के वर्क्स को मिक्स करके बता रहे हैं। डार्क रूम और मिस्टर संपत आर के नारायण के वर्क्स हैं और सेवन समर्स और बिग हार्ट आनंद के वर्क्स हैं। तो अब आप इन्हें इस चीज़ को बिना अभी तो नहीं आर के नारायण पढ़ा है हमने, बट जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आप इसको लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना। अभी आपको वैसे इतना पता चल गया है कि अब इसमें से देखो, चलो इन दोनों को हटा दो। सेवन समर्स ऑफ बिग हार्ट में आप अब खुद ही से आंसर करो और ऑनेस्टी के साथ कमेंट में बताओ कि क्या है, ठीक है? आंसर क्या है, ठीक है? अब देखो ये मुल्क राज आनंद की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सी है? ये बहुत ईज़ी है ऑब्वियसली, इसका भी आंसर आपको तो ऐसे पता चल जाएगा, तुरंत ही पता चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। मैं एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगी पीवाईक्यूज़ की, तो उसको थोड़ा-सा कंपाइल करने में टाइम लगेगा, बट एक अलग से सीरीज़ पूरी की पूरी इंडियन लिटरेचर की धीरे-धीरे लेके आऊँगी, तो उसमें हम लोग थोड़ा-सा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। हमने पीवाईक्यू देख लिए, क्रिटिसिज़्म देख लिया, नोट्स हमने देख लिए, लिटरेरी मैगज़ीन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इम्पोर्टेंस देख लिया, सारे के सारे वर्क्स कर लिए, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कैरेक्टर्स देख लिए, चार्ल्स डिकेंस एंड ऑल वाली स्लाइड देख ली, एजुकेशन देख ली और उनकी टाइमलाइन और उनके अवार्ड्स भी देख लिए लाइफ के साथ-साथ। So I think this would be enough for Mulkaraj Anand, and I will try my best to get make another video on another Indian English literature writer, जो कि ज़रूर आएगा। आर के नारायण जी को हम करेंगे नेक्स्ट। तो until then keep studying, and if you did find some help through this video, do tell me so that I can also, and do give your suggestions as well, कुछ improvements अगर आपको चाहिए हो तो you are more than welcome. Thank you so much for giving your time, and all the best.